हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे दसराज युद्ध के बारे में। दसराज युद्ध जो है परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध मुख्यतः आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ा गया था। आर्य जिसके राजा भरत थे और अनार्य के पुरुषा। आर्य 5 संघों से बना हुआ था। अनु, यदु, ध्रुव, पुरु और तुर्वस, ये 5 कबीले से मिलकर इसका संघ बना था आर्य का, जिसके राजा भरत थे और इनके जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पहले इनके गुरु विश्वामित्र थे, लेकिन वशिष्ठ जिनका मंत्रोच्चारण विश्वामित्र की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर था, जिस कारण जो है विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को यह स्थान प्राप्त हो गया, जिससे वशिष्ठ नाराज होकर अनार्यों की तरफ जा मिले और एक संघ बनाया जिसमें अंकिन, पक्तु, भालानस, शिव और विषाणी, ये 5 कबीलों का संघ था, जिसके राजा पुरुषा थे और गुरु विश्वामित्र थे। इस प्रकार जो है रावी नदी के तट पर आर्यों और अनार्यों के बीच यह 10 राज का युद्ध हुआ। 5 इधर 5 इधर, मतलब 10 का एक संघ, 10 राज युद्ध, जिसमें आर्यों की जो है विजय हुई, जिसमें आर्य जो है विजयी हुए। अब हम यहाँ देखेंगे कि आर्य के विजय होने के क्या क्या कारण थे और अनार्यों के पराजित होने के क्या क्या कारण थे। ये मुख्यतः तो मेंस का टॉपिक है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि क्या ऐसे कारण है जो आर्य की विजय के कारण बने और अनार्यों के पराजय के कारण बने। आर्य जो थे वो घोड़े का प्रयोग करते थे। कांसे के औजार, इसके अलावा इनके पास कवच और धनुर्विद्या, घोड़े तीव्र थे और ऊपर से ये धनुर्विद्या। अनार्यों के पास क्या था, ये पैदल सेना के रूप में थे या और दूसरे जानवरों का प्रयोग करते थे। इनके पास घोड़े जो है प्रायः नहीं थे, तो ये दूर से ही जो है घोड़े पे सवार होकर धनुर्विद्या के माध्यम से जो है अनार्यों को मार दिया करते थे। इसके अलावा अनार्यों के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ जाते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते थे, मदिरा पान करके जाते थे, ये हमेशा नशे में होते थे। और आप बताइए कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ जाएगा तो उसके साथ जो है युद्ध लड़ने में ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि उसके फैमिली को किसी को भी जो है कि पकड़ लिया जाता था, जिससे वो जो है कि कमज़ोर हो जाते थे। इसके अलावा ये हमेशा नशे में रहते थे, तलवार कहीं और चलाते थे तो कहीं और दिखाई देता था, और ये कुछ नियमों का पालन करते थे। जैसे ये कहा जाता है कि ये सूर्य उदय के बाद जो है कि एक नियम था इनका कि उस पर वार नहीं करते थे, लेकिन प्रारंभ में अनार्यों ने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया और विजय का कारण बना। वो रात में भी आक्रमण कर देते थे, ये नशे में होते थे, साथ में फैमिली, पूरे बच्चे, पूरे परिवार के साथ जाते थे, इसलिए जो है कि अनार्यों के ये पराजय के कारण बने। इसके अलावा आर्यों के पास कवच होता था जिससे भी वार करते थे तो कवच के माध्यम से रुक जाते थे। कांसे की जानकारी थे तो उससे तमाम प्रकार के औजार ये तैयार किए हुए थे। इस प्रकार हम देखेंगे 10 राज का जो युद्ध था, 10 राज के युद्ध में आर्यों का जो है विजय हुआ और अनार्यों का पराजय हुआ। आर्यों का विजय हुआ, अनार्यों का पराजय हुआ। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, 10 राज का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था, तो इसमें आप बनाएंगे परुस्वी और रावी नदी के तट पर। अब यहाँ की हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था देखिए, जैसा हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है।
एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। किसी भी काल को अलग अलग भागों में बांटने का जो प्रमुख कारण है वह सामाजिक व्यवस्था ही है। सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसको अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इतिहास भी सामाजिक परिवर्तन के आधार पर और पढ़ने की दृष्टिकोण के आधार पर ही जो है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ये जहाँ से पूरा का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, एक अलग विचारधारा, एक अलग समाज का निर्माण होता है, उसी आधार पर इतिहास का जो है विभाजन किया गया है। तो हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, नारियों की स्थिति कैसी थी, दास प्रथा था या नहीं था, इनके भोजन, पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं सामाजिक, मतलब समाज का उस समय का कैसा था। जैसे आज का समाज कैसा है, सामाजिक व्यवस्था, तो उस समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक समाज था। पिता ही जो होता था परिवार का मुखिया होता था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था और पिता के न होने की स्थिति में उस परिवार का जो बड़ा लड़का होता था वो परिवार का मुखिया होता था। तो इस पहले पॉइंट ये हुए कि समाज पितृसत्तात्मक था और जो है कि पिता को जो है अनन्य शक्ति प्राप्त थी, अनन्य शक्ति प्राप्त थी। इस शक्ति में हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हमें मिले हुए हैं, उदाहरण जैसे एक रिजस्व नामक बालक को उसके पिता द्वारा अंधा बनाए जाने का साक्ष्य, और एक सुनह सेप इसके बालक को पिता द्वारा बेचा जाना। ये उस काल में जो पुरुष प्रधान समाज था, आज भी आपका देखेंगे कि मैक्सिमम पुरुष प्रधान समाज ही है। अधिकांश परिवारों में पुरुष ही मुखिया होता है और पुरुष ना होने में आज भी जो है कि घर का बड़ा लड़का जो होता है कि समाज का मुखिया परिवार का माना जाता है। तो वह यही व्यवस्था उस समय भी थी। पितृसत्तात्मक समाज था और पिता को अनन्य अधिकार थे, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिजस्व नामक बालक उसके पिता द्वारा अंधा बनाया गया था और सुनहसेप नामक बालक को उसके पिता द्वारा बेचा गया था। तो ये पितृसत्तात्मक समाज था। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे स्त्रियों की क्या कंडीशन थी। नहीं तो बताते और समाज कर्म आधारित, मतलब जो जैसा कर्म करता था उस प्रकार उसकी जाति का निर्धारण था। एक मिस कर गए, चलिए ऋग्वेद के 90वें मंडल में, ऋग्वेद के 90वें मंडल में अंगिरस नामक एक छात्र की हम चर्चा करेंगे। जिसने कहा मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं और पिता
वैद्य और मैं एक छात्र हूँ। एक ही परिवार के अलग अलग लोग जो है अलग अलग कार्य करते थे, उसी आधार पर इनकी जो है व्यवस्थाएं चलती थी। कर्म का ही आधार था, कर्म प्रधान समाज था। ऋग्वैदिक कालीन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आगे जब हम चलते हैं तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हम ये देखते हैं कि एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते थे और कर्म के आधार पर जाति का पुनर्निर्धारण था। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में पहुँचते पहुँचते हम देखते हैं कि एक कल्पना की गई है, जिसमें ब्रह्म की कल्पना की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और तलवे से शूद्र की उत्पत्ति है। इस विचारधारा के आने के बाद समाज में जाति व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से चरम सीमा पर पहुंच गई। उसके बाद क्या था कि जो जिस समाज में पैदा होता था, चाहे कि कैसा भी काम करे, चाहे कितना विद्वान हो, चाहे कितना कुलीन हो, कितना गंदा काम करे, लेकिन वो जिस कुल में जन्मता था उसी प्रकार उसकी जाति का निर्धारण हो जाता था। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण परिवार में जन्मा तो उसका कर्म कैसा भी हो वो ब्राह्मण कहा जाता था, और शूद्र का, वैश्य का, क्षत्रिय का, जैसे भी जिसमें जिस कुल में जन्मता था वो जन्म का आधार माने जाने लगा कर्म की जगह, ऋग्वैदिक काल आते आते। तो हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद 10वें मंडल के 90वें सूक्ति, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्ति में ब्रह्म की कल्पना, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, तलवे से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या था, पित्त सत्तात्मक, ठीक है, अनन्य शक्ति, ठीक, जाति का निर्धारण कर्म, ये उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा। ठीक, अब ये सोमरस का सेवन एक पेय पदार्थ था, ठीक है, भोजन शाकाहारी और मांसाहारी था। तो कैसा था, समाज पित्त सत्तात्मक था, ठीक है। प्रारंभ में जो है कि पिता को अनन्य अधिकार प्राप्त थे, जैसे हमने देखा कि ऋजिश्वा नामक बालक को उसके पिता द्वारा अंधा बनाया गया, उसको अनन्य शक्ति प्राप्त थी। पिता के न होने पर बड़ा लड़का जो होता था वो परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हम देखेंगे कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग कार्य करते हैं और जाति जो है कर्म के आधार पर निर्धारित होती है। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम 90वें सूक्त में देखते हैं कल्पना ब्रह्म की उत्पत्ति, जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और तलवे से शूद्र
ये परिकल्पना आने के बाद समाज जो है बहुत ही संकीर्ण और जटिल परिस्थितियों से गुजरने लगा और एक सामाजिक परिवर्तन की जो है कि ललक उभरने लगी। अभी हम आपको बताएंगे सामाजिक स्थिति में स्त्रियों की क्या सामाजिक स्थिति थी। इस काल के लोग सोमरस पेय पदार्थ का सेवन करते थे। इसके अलावा जो है शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का सेवन करते थे। एक समाज कैसा था, पहनावा में भोजन हो गया और ये व्यवस्था हो गई। अब आपको हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे यहाँ पे, स्त्रियों की दशा। देखिए हम यहाँ पे वैदिक और उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था को एक ही जगह जो है कंपेयर करके बता दे रहे हैं। इसको आप लोग नोट डाउन मोटा मोटा कर लीजिएगा। बाकी हम जब PDF प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। स्त्रियों की दशा ऋग्वेद में देखिए ऋग्वैदिक कालीन में समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। परिवार के मुखिया के बाद जो दूसरा स्थान था वो स्त्री का जो प्रमुख होती थी उनका स्थान था। इसके अलावा हम देखेंगे स्त्रियों में अध्ययन का अधिकार था। उनको मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। वो अपनी स्वेच्छा से इच्छा ग्रहण कर सकती थी, वेदों का अध्ययन कर सकती थी, वेदों की रचना भी कर सकती थी। कुछ जैसे अपाला और घोषा ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिनको ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता है। और कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो आजन्म जो है कि वेदों की रचना किए, वेदों की रचना अविवाहित होते हुए, अविवाहित इनको क्या कहा गया, अमाज। अध्ययन का भी अधिकार था, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वेदों का अध्ययन कर सकती थी, वेदों की रचना कर सकती थी। जिसमें आपको अपाला, घोषा इन्होंने क्या किया था, वेदों की रचना की थी। और अविवाहित जो स्त्रियां होती थी जो जीवन भर अध्ययन करती थी उसको अमाजु कहा जाता था। इसके अलावा स्त्रियों को उपनयन संस्कार का भी अधिकार था और इनका विवाह सामान्यतः 16 से 17 वर्षों के बीच में किया जाता था, जो एक परिपक्व अवस्था मानी जाती है। उसके अलावा जो इस समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियों का अभाव था। ये प्रथा यहाँ पे सती प्रथा और बाल विवाह देखने को
नहीं मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नियोग प्रथा भी प्रचलन थी। मतलब ये कि पुत्र प्राप्ति के लिए अपने जो है देवर के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या होता है, एक नियोग प्रथा होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे जो है वैवाहिक संबंध के इतर जाके जो है कि पुत्र प्राप्ति करना वो नियोग प्रथा होती है। तो इस प्रकार देखते हैं जो एक विकास के लिए जो अनुकूल दशाएं थी वो सारी की सारी जो है ऋग्वैदिक कालीन में थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सती प्रथा का प्रचलन बढ़ गया, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया, वेदों के अध्ययन पर रोक लगा दिया गया, वेदों की रचना तो दूर की बात रही। इसके अलावा जो है कि शिक्षा के अधिकार पर उनको रोक लगा दिया गया, आर्थिक स्वतंत्रता बाधित कर दी गई और स्त्रियों को जो है केवल और केवल भोग की वस्तु समझा जाना लगा। जहाँ ऋग्वैदिक काल में जो है कि एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ जो है कि वैवाहिक संबंध स्थापित थे। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है कि अनेकों स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता था, वैवाहिक जीवन व्यतीत करता था। और बाल विवाह की प्रथा इसमें क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा इसका प्रचलन बढ़ा। बाल विवाह जहाँ 16 से 17 साल में यहाँ पे विवाह होता था, विवाह ऋग्वैदिक काल में 16 से 17 वर्ष में होता था, यहाँ 8 से 10 वर्ष में होने लगा। एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15, 20-20 शादियाँ करता था। इतना बुजुर्ग होता था, एक 80 साल का बुजुर्ग जिसका विवाह एक 10 साल, 8 साल, 12 साल की छोटी बच्ची से होता था। पता लगा ये कि बारात लेके जा रहा है और रास्ते में ही जो है ये निपट गए, तो वो विधवा हो जाती थी, तो उसको विधवा मान लिया जाता। आप कल्पना करिए एक छोटी बच्ची जो 8 से 10 साल की हो, उसकी शादी 60 साल 70 साल बुजुर्ग से कराई जाती थी। और एक नहीं ढेर सारी जो है बच्चियों का एक ही व्यक्ति से शादी करवाई जाती थी। और उस उम्र में अगर वह विधवा हो जाती थी तो उसके साथ इतनी निंदनीय व्यवहार किया जाता था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। घर के पीछे की तरफ रहना पड़ता था, सफ़ेद कपड़ा पहनना अनिवार्य माना जाता था। इसके अलावा जो है कि उनको जो है विधवा की जितनी भी प्रथाएं होती हैं, जैसे कि तावे को भी रोक होता था, पीछे की तरफ जाके भोजन बनाना और किसी भी व्यक्ति को देखना मना होता था। तो इस प्रकार के जितने भी कुप्रथाएं थी वो जो है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हो गए। इनको शिक्षा ग्रहण पर रोक लगा दिया, वेदों के अध्ययन पर रोक लगा दिया गया, उपनयन संस्कार को रोक दिया गया। जहाँ पे ये वर चुनने की स्वतंत्रता होती थी, ऋग्वैदिक काल में वर चुनने की स्वतंत्रता होती थी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जस्ट ऋग्वैदिक काल के अपोजिट उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुँच गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ ऋग्वैदिक काल में सामाजिक आधार कर्म के आधार पर, उत्तर वैदिक काल में जाति आधारित हो गया। और एक ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में जब ब्रह्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति बताई गई, इससे समाज की स्थिति जो है कि और दयनीय स्थिति हो गई। परिणाम क्या हुआ कि अंततः क्या हुआ कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई और समाज जाति प्रथा जैसे निंदनीय प्रथा से जो है पूरी तरह प्रताड़ित हो गया और एक सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ आई। इसी का परिणाम था कि उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते यहाँ पे बौद्ध जैन धर्म जैसे 500 से ऊपर 560 के करीब जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे संप्रदाय पनपने लगे, जिसमें मुख्यतः हम बताएंगे कि आपको जो सफल हुए हैं बौद्ध जन और जैन धर्म, एक अलग विचारधारा जो उस समय उस सामाजिक स्थिति के विरोध में जाकर एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ। जब समाज में ज़्यादा संकीर्णता फैल जाती है तो एक नई विचारधारा के पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही हुआ था वैदिक काल के बाद। हम देखेंगे बौद्ध जैन का उद्भव होगा और फिर महाजनपदों का उद्भव विकास होने लगेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था में शाकाहारी मांसाहारी भोजन करते थे, पेय पदार्थों का सेवन करते थे। ये मुख्यतः व्यवहारी समाज के थे। आर्य लोग व्यवहारी समाज के, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि पशुपालक समाज के थे। तो ये इस प्रकार यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। पितृसत्तात्मक समाज था, पिता को बहुत सारे अधिकार होते थे। उसके बाद दूसरा स्थान
घर के बड़े लड़के का होता था। फिर माता का स्थान था, और स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती थी वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो स्त्रियों की स्थिति जो है दयनीय अवस्था में पहुंच गई। तो इस प्रकार जो है कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था का समापन होता है। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। अधिक से अधिक वीडियो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को जो है अधिक से अधिक वीडियो की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।